हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। देखो, रदरफोर्ड को ये स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले हम देखते हैं कि जे थॉम्सन ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या कहा था। जे थॉम्सन ने ये कहा था कि एक एटम के अंदर हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, लेकिन ये हर जगह एटम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला हुआ होता है। यही चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए या पता लगाने के लिए रदरफोर्ड सोचे कि अगर मैं किसी पार्टिकल्स को जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हो और इसको अगर इस एटम के ऊपर बम्बार्डमेंट करता हूँ, यानी रेज को अगर भेजता हूँ, तो आपको एक चीज़ पता है कि पॉजिटिव के सामने अगर पॉजिटिव आएगा तो ये दोनों लाइक चार्जेस हैं और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल का मतलब हो गया एक दूसरे से दूर भगाएगा। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम है अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, और इसको हम कई बार गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इनका मकसद खाली ये पता करना था कि ये जो जे थॉम्सन का एक्सपेरिमेंट है, ये जो बात बोल रहे हैं कि हर जगह पॉजिटिव और हर जगह नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होता है, ये बात सही है या गलत है। लेकिन जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो मालूम ये चला कि एक सेंटर पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज जो है वो कंसंट्रेटेड होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस और डिस्कवरी कर दी न्यूक्लियस की। मैं फिर से बता रहा हूँ, इनका मकसद न्यूक्लियस का डिस्कवरी करना नहीं था, गलती से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गया। इनका मकसद ये था कि जे थॉम्सन का जो एक्सपेरिमेंट है उसको या तो डिस्प्रूव करना या प्रूव करना, लोगों को समझाना कि ये जो बात बोल रहे हैं जे थॉम्सन वो कितना सही है या कितना गलत है। इसको डिस्प्रूव या प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था, ना कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी करने के लिए। लेकिन गलती से जो है ये न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया। और इनका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था उसमें सबसे पहले इन्होंने दो चीज़ों की सिलेक्शन की। पहला, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, और दूसरा, हम किस मटेरियल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो है इनका वो है अल्फा पार्टिकल्स, और जिस मटेरियल के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो था गोल्ड, और इन्होंने गोल्ड का फॉइल इस्तेमाल किया था। फॉइल का मतलब होता है एक बहुत ही पतली कागज़ की तरह, बिल्कुल एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर जो कि मेटल की बनी हो, उसको कहते हैं फॉइल। तो इन्होंने गोल्ड फॉइल इस्तेमाल किया। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल इस्तेमाल क्यों किया, तो इसका आंसर यह है कि गोल्ड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी। गोल्ड बहुत ज़्यादा मैलिएबल नेचर का होता है। मैलिएबल का मतलब होता है कि अगर गोल्ड को मैं हैमर से या हथौड़े से पीट के बहुत इसको पतला एक बर्तन की तरह, एक प्लेट की तरह या सीट की तरह मैं तैयार कर सकता हूँ। इस वजह से गोल्ड इन्होंने सेलेक्ट किया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर रदरफोर्ड गोल्ड की जगह पे कोई दूसरा मेटल यूज़ करते तो क्या इनका ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है या ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो पाता सक्सेसफुली या नहीं। तो आंसर है कि एक्सपेरिमेंट जो है ये सक्सेसफुल हो तो जाता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा उनको टाइम लगता। तो टाइम को जो है बचाने के लिए इन्होंने गोल्ड इस्तेमाल किया। हालांकि इनसे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर चुके थे, लेकिन वो इतना ज़्यादा सक्सेस हुए नहीं जितना रदरफोर्ड हुए। तो हम जो है देखेंगे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से परफॉर्म किया और इनका कंक्लूजन क्या था, इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला। तो देखो, इन्होंने जो है एक गोल्ड फॉइल को सिचुएटेड किया, एक गोल्ड फॉइल को बिल्कुल सेंटर पे रखा फ्लोरोसेंट स्क्रीन के बीच में। फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो होता है ये एक ऐसा स्क्रीन होता है जिसके ऊपर सोर्स ऑफ लाइट अगर हम डालते हैं तो अगर यहाँ से टकरा के अगर इस स्क्रीन पे जाएगा तो वो ब्लिंक करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है फ्लोरोसेंट। और इसके ऊपर एक कोटिंग करते हैं जिसका नाम है जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड ही ब्लिंकिंग करने में हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, जो अल्फा पार्टिकल्स है, वो यहाँ से जब निकलेगा और इस गोल्ड फॉइल के ऊपर आएगा, गिरेगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा होगा जो बिल्कुल सीधा निकल जाएगा बिना किसी डिफ्लेक्शन के। डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया वो मुड़ेगा नहीं, एकदम स्ट्रेट लाइन ही निकलता हुआ नजर आया इनको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान। कुछ रेज ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए कुछ छोटे छोटे एंगल्स पे, जैसे मैं यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ कि ये कुछ रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ रेज ऐसे थे जो बिल्कुल सेम पाथ पे, जिस पाथ पे वो रेज आ रहा था उसी पाथ पे वो रीबैक भी हो रहा था। तो देखो, इस गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद एक या दो ऐसे
पार्टिकल्स थे जो कि रिबाउंस हुआ था सेम पाथ पे, लेकिन कुछ जो है बिल्कुल थोड़े थोड़े एंगल से वो डिफ्लेक्ट हुए थे और कुछ पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट चला गया। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से कुछ कंक्लूजन निकाला और उसको देखते हैं कि क्या इन्होंने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूजन निकाला इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। इन्होंने देखा मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, यानी मैक्सिमम जो है अल्फा पार्टिकल्स वो बिना डिफ्लेक्शन के ऐसे पास आउट हो रही थी गोल्ड फॉइल के आर पार। ठीक है, तो ये पहला उन्होंने ऑब्जर्वेशन निकाला। दूसरा है सम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्शन एट स्मॉल एंगल बाय द गोल्ड फॉइल। जो यहाँ पर गोल्ड फॉइल था, इन्होंने देखा कि कुछ छोटे छोटे एंगल से जो है ये डिफ्लेक्शन हो रहा है, बहुत छोटे छोटे एंगल से जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। डिफ्लेक्ट का मतलब हो गया कि ये जो रेज आ रही हैं ये मुड़ रही हैं, तो मुड़ने को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन। तो बहुत स्मॉल एंगल से जो है डिफ्लेक्ट हो रहा है। इन्होंने देखा वेरी फ्यू पार्टिकल्स अबाउट 1 in 12,000 अपीयर टू रिबाउंड और रीबैक। इन्होंने देखा कि अगर हम 12,000 अल्फा पार्टिकल्स ऐसे पास कराते हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो एक ऐसे अल्फा पार्टिकल्स है जो रीबैक हुआ है, मतलब जहाँ से वो आया है बिल्कुल वहीं पर वो जो है रीबैक हो गया है, रिबाउंस हो गया है। जैसे किसी गेंद को जब हम फेंकते हैं दीवार पे तो वो रीबैक हो जाता है, इसी तरीके से जब अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे हमने लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स भेजा तो उनमें से कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बिल्कुल उसी लाइन से पीछे रिफ्लेक्ट हो गया या रिबाउंड हो गया या रीबैक हो गया। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। इस ऑब्जर्वेशन को देखते हुए उन्होंने कंक्लूजन निकाला, रिजल्ट निकाला कि एक एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। एक एटम के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस जो है वो खाली होता है। लेकिन अगर हम थॉमसन के मॉडल की बात करें तो देखो थॉमसन ने कहा था कि हर जगह जो है मान लो ये सब पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज कहीं कहीं पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जे थॉमसन के मुताबिक एक एटम के अंदर कहीं भी स्पेस खाली नहीं है, हर जगह जो है या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन या ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ से एक चीज़ तो डिसप्रूफ हो जाता है जे थॉमसन का मॉडल कि हर जगह जो है पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है, कहीं कहीं पर पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, बहुत ज़्यादा स्पेस जो है खाली होता है एक एटम के अंदर, ये रदरफोर्ड ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कंक्लूजन में क्या बताया, देयर इज अ हेवली पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी present in the center of an atom is called nucleus। इन्होंने क्या कहा कि एक सेंटर में बिल्कुल एटम के एक सेंटर में बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो कि सेंटर में ही होता है, हर जगह नहीं होता, वो सेंटर में होता है। और क्योंकि बीच में सेंटर में प्रेजेंट है इसीलिए हमने जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पर भेजा था तो लाखों करोड़ों अल्फा पार्टिकल्स में से कुछ अल्फा पार्टिकल्स रीबैक हुआ था, क्योंकि हर जगह पॉजिटिव नहीं है तो वो हर जगह से जो है वो पास आउट हो जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसके आसपास आ रहा था तो ये थोड़े थोड़े एंगल से जो है ये रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा था। तो देखो अगर बिल्कुल इसके सामने अगर कोई अल्फा पार्टिकल्स आएगा तो वो रीबैक हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर 12,000 अगर हम अल्फा पार्टिकल्स भेजते हैं तो कोई एक ही अल्फा पार्टिकल्स रीबैक होगा, क्योंकि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सेंटर में है। लेकिन जे थॉमसन ये कहते थे कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हर जगह पॉजिटिव चार्ज होता तो हर पार्टिकल्स जो है वो ऐसे रीबैक करता। लेकिन वो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे एंगल से जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, ना कि रीबैक कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो बात बोल रहे हैं कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज है और इनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक एक सेंटर में ही पॉजिटिव चार्ज है जिसको इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया है। तो दो यहाँ से जो है इनका स्टेटमेंट जे थॉमसन का गलत होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज वेरी स्मॉल। मतलब यह है कि एक एटम के अंदर जो है स्पेस पॉजिटिव चार्ज का बहुत ही कम होता है या बहुत स्मॉल होता है। हालांकि जे थॉमसन बोल रहे थे कि हर जगह पॉजिटिव चार्ज ही होगा। तो यहाँ से जो है ऑब्जर्वेशन किया और कंक्लूजन निकाल कर बता दिया कि जो जे थॉमसन का मॉडल है वो गलत है। क्यों गलत है मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। और ये सब करने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक मॉडल दिया जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। और अपने एक्सपेरिमेंट के हेल्प से इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम, जो कि रदरफोर्ड ने दिया है। इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन्होंने कहा द एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस।
इन्होंने कहा कि एक एटम के जो सेंटर होता है उसमें हेविली पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पर हर सभी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, हर जगह पॉजिटिव नहीं होगा, सेंटर में ही पॉजिटिव चार्ज होगा। इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है इनका, द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, एंड नियरली एंटायर मास ऑफ एन एटम रेजाइड्स इन द न्यूक्लियस। इन्होंने ये कहा कि जितना भी मास होगा एक एटम का वो सेंटर में ही रहेगा, रिसाइड्स करेगा। ठीक है, जो कि ये जो है जे थॉम्सन के बिल्कुल उल्टा बात कर रहे हैं। जे थॉम्सन ने कहा था कि हर जगह जो है हम मास फाइंड कर सकते हैं, हालांकि इन्होंने ये कहा कि सेंटर में ही हम जो है मास को फाइंड करेंगे, हर जगह मास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। इसके साथ इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम जस्ट लाइक प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन कंपेयर विथ सोलर सिस्टम। इन्होंने ये कहा कि एक बीच में न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, जैसे कि सोलर सिस्टम के सराउंडिंग में जो है प्लैनेट्स मूव करते हैं। या ये कहें कि इन्होंने कंपेयर किया अपने मॉडल को सोलर सिस्टम से। ठीक है, देखो जे थॉम्सन का जो मॉडल है वो ये है कि ये मान लेते हैं हम पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इसके अंदर कहीं कहीं पर निगेटिव चार्ज है, तो इससे बेटर जो है मॉडल इनका निकल के आया। इन्होंने ये कहा कि बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके पास जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सब यहाँ पर सेंटर में ही होगा और मासेस जितना भी होगा वो सब सेंटर में होगा और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। यहीं पर ये इतनी बात जैसे ही इन्होंने बोला कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा जो कि पॉजिटिवली चार्ज को कंटेन करेगा और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, तो एक थ्योरी है मैक्सवेल का जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ मैक्सवेल। मैक्सवेल का थियरी ये कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ये कहता है कि अगर किसी पॉजिटिव चार्ज के या किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में कोई दूसरा चार्ज अगर मूव करता है कंटिन्यूअस, तो देखो ये है पॉजिटिव चार्ज जो कि सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है इसके सराउंडिंग में जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो हम मान के चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो है ये मूव करेगा इसके सराउंडिंग में। मतलब यह है कि एक चार्ज के सराउंडिंग में अगर कोई दूसरा चार्ज मूव करता है तो ये धीरे धीरे अपना एनर्जी लूज करता हुआ चला जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो है अपना एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा तो ये हम देखेंगे कि ये सेंटर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आएगा, तो धीरे धीरे एनर्जी लूज करेगा और सेंटर की तरफ नज़र आता हुआ आएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि अपनी एनर्जी इतना लूज कर देगा कि इसके पास एनर्जी ही नहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन के पास और ये प्रोटॉन में घुस जाएगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाएगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है, हम देखते हैं कि जितने भी हमारे पास मैटर प्रेजेंट है उसमें ऐसा कोई भी कोलैप्स नज़र नहीं आती है। ठीक है, एटम जो है बिल्कुल स्टेबल है। तो इन्होंने जो है ये बात जैसे ही बोला तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया और यही इनका ड्रॉबैक बन गया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये नहीं बताया कि ये इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। हालांकि अगर मैक्सवेल की थ्योरी इस पे लगाएंगे तो ये बात तय है कि ये एटम जो है वो क्रश हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि रियलिटी में एटम एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसके पीछे कोई लॉजिक है जो कि इस वक्त रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में एक साइंटिस्ट आएगा जिसको हम नील्स बोर कहते हैं, उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है एस्टेब्लिश किया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या है, तो ड्रॉबैक यही है कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम को जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स को जो है इन्होंने नहीं बता पाया कि एटम जो है इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है। और दूसरा जो होता है इनका ड्रॉबैक वो है हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। लेकिन आप लोग 9th क्लास में बस एक ही याद रख करके चलेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को ये जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का यही एक ड्रॉबैक है।